बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम संस्कृत पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेवल 1 पेपर 1 होगा ये, और जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था सीटेट का, उनके ही 15 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है कि बालस्य भाषाधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। अगर किसी बालक का भाषा अधिग्रहण होता है, मतलब कि वो किसी भी भाषा को एक्वायर करता है, सीखता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बालक होता है विद्यालय या स्कूल जाने से पहले वो सबसे पहले अपने घर पे रहता है। घर पे उसकी भाषा का जो है वो अधिग्रहण होता है, वो भाषा को सीखता है अपनी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं वॉटेवर, तो उन सभी से परिवार के बीच में रहकर वो क्या करता है, भाषा का अधिग्रहण करता है या उस चीज़ को सीखता है। तो यही भूमिका सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धतेः केंद्रम अस्ति। व्याकरण नियमों का यदि कंठस्थीकरण कर लिया जाए, मतलब बिल्कुल एकदम जुबान पे हो जाए, ऐसा कि तुरंत बोले नहीं कोई कि आपको आंसर बिल्कुल हाजिर हो जाए, तो वो चीज़ होती है बिल्कुल कंठस्थीकरण, एकदम रट्टा मार ले। ठीक है, तो ये किसके ऊपर केंद्रित है? तो ये होती है बेसिकली, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति माने डायरेक्ट मेथड। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी होगी तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपकी पहली एक भाषा होती है जो चीज़ आप पहले से सीखे होते हैं, और दूसरी एक लक्ष्य भाषा होती है। लक्ष्य भाषा जिसको कि आप स्कूल किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं, किसी संस्थान में पढ़ते हैं व्याकरण के नियमों के साथ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लक्ष्य भाषा या सेकेंड लैंग्वेज या दूसरी भाषा। ठीक है, और क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए अंग्रेजी सीखने गए किसी संस्था में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे वो लोग अगर प्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल वो चीज़ कंठस्थीकरण करवा देंगे। मतलब कि खाना पीना सोना उठना सब कुछ, अगर आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं या कोई और अन्य भाषा सीखने जा रहे हैं तो सब कुछ उसी में होगा। तो इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष पद्धति या डायरेक्ट मेथड। मतलब इसमें बाहर से किसी और आपकी जो मातृभाषा है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जो आपकी मदर टंग है उसको साइड में रखकर बिल्कुल प्रत्यक्ष पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आप भाषा सीखने गए हैं बिल्कुल उसी भाषा में ही आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये होता है कंठस्थीकरण किसी भी भाषा का, व्याकरण के नियमों का। तो ये केंद्रित होती है प्रत्यक्ष पद्धति पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है भाषा या अधिगमस्य कृते है किम न महत्वपूर्णम। अगर भाषा को सीखना है, लैंग्वेज लर्निंग करनी है, तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता? तो आपको ताज्जुब होगा, लेकिन इसका आंसर है आत्मविश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है आत्मविश्वास, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है, अगर आपको भाषा का अधिगम करना है तो आपके लिए प्रोत्साहन तो जरूरी है। अधिगम की प्रवृत्ति, अधिगम के प्रति आपकी प्रवृत्ति, मतलब आपके अंदर क्या मोटिवेशन, क्या आपकी अभिप्रेरणा है कि आप अधिगम करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और अनुवाद, तो ये देखिए ये तीनों फैक्टर तो हैं, लेकिन यहाँ पे न महत्वपूर्णम पूछा है ना, न महत्वपूर्णम में आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवता की किम करिष्यति। अगर लेखनी के लिए बालकों को आप अध्यापन के समय, अगर आप बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, और शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप लेखनी चीज़, लेखनी वाली मतलब लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं, आप बच्चों के समक्ष आप सिखाना चाह रहे हैं, तो आप बच्चों से क्या करवाएंगे? आप बच्चों से जो उनके विचार है ना, उन्हीं को आप लिखने का अभ्यास करवाएंगे उनसे, ताकि जो उनके विचार हैं वो किसी कॉपी में लिखें, तो उनका जो भी विचार होगा उस चीज़ को लिखने से उनकी जो लेखनी क्षमता है, यहाँ पे लेखनी क्षमता जो बालकों की है वो क्या होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्रीम टीचिंग लर्निंग मटेरियल चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल माने टीएलएम, जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी टीचर है, अगर वो किसी प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं या किसी और भी चीज़ों का किसी यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे ये देखकर वो चीज़ सिखा रहे हैं किसी भी बच्चों को, उसको कहते हैं अध्ययन अध्यापन सामग्री माने कि टीएलएम। ठीक है, तो अगर ये चीज़ का यूज़ किया जा रहा है तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है जो बच्चे होते हैं उनको संदर्भ के अनुकूल उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। वो जो सामग्री होती है, जैसे आप अगर किसी स्कूल में प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, समझेंगे। मतलब उनके जो चारों स्किल्स होती हैं भाषा के सभी कौशल, और उनका दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव सक्रिय रहेगा। तो इस तरीके से संदर्भ के अनुकूल में उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, जो भी सिलेबस है उनका। और टीएलएम का यूज़ करने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, माने कि जो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया होती है, अध्यापन प्रक्रिया, वो थोड़ी आसान हो जाती है और बच्चों को भी आसानी से समझ में आता है, और बच्चे भी आसानी से समझकर उसको ज़्यादा टाइम तक याद भी रखते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ इतनी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः, मतलब कक्षा 2 के कुछ छात्र जो वर्णों का, मतलब कि जो वर्ण होते हैं क ख ग घ, इनके उच्चारण करने में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। लिखा है ना काठिन्यम अनुभवति, है ना। तो तेषाम काठिन्य निवारणार्थम, माने कि उनका जो कठिनता आ रही है, उनको जो वर्ण बोल रहे हैं उसको निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए आप इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा उसको प्रभावकारी सिद्ध होगा कि आपने उनकी जो कठिनाई है उच्चारण करने में वो आपने दूर कर दी। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ज़्यादा हम ये इतना लोचे में नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर देख रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा जो मिले वो चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो कठिनता है उनकी, उनका निवारण आप कैसे करवाएंगे, उनको अभ्यास करवा करवा के। मैम बोलती है ना कि अगर क से कमल ऐसे है या कुछ और भी है, मान लीजिए कर्तव्य है, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा अगर कर्तव्य या कुछ अलग बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा, तो मैम बोलती है ना इसको 5 बार लिखो, 5 बार इसको रटो या मेरे सामने बोलकर सुनाओ, ताकि वो बार बार क्या करवा रही है, अभ्यास करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है कि बार बार तुम करोगे तो वो चीज़ तुमको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि का सा पद्धति यस्याम व्याकरण नियमानुपरि प्राधान्येन ध्यानम दीयते अनंतरम च तदाधारितानाम उदाहरणानाम उपरि, मतलब कि इसका साधारण सा मतलब होता है कि आप पहले किसी नियम से अगर आप उदाहरण की तरफ जा रहे हैं तो वो विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है निगमन विधि। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर आप उदाहरण से नियम जा रहे हैं तो वो कहलाती है आगमन विधि। लेकिन यहाँ पे पूछा है नियम से उदाहरण, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणम कुर्वन्ति, जो विद्यार्थी होते हैं भाषा का अधिग्रहण करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो भाषा का जो अधिग्रहण करते हैं वो बहुत ही सहज तरीके से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारम कृत्वा, माने कि जो आप घर में जो मदर टंग या मातृभाषा सीखते हैं आप बिल्कुल सहज तरीके से सीखते हैं। लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य भाषा या सेकंड लैंग्वेज को सीखने जाते हैं किसी भी स्कूल या संस्थान में, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको उस व्याकरण का नियम सीखना होता है जो भाषा आप सीखने जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप भाषा अधिग्रहण कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सहज वातावरण मिलता है घर का, और आप वही मातृभाषा सीख जाते हैं बिना किसी व्याकरण के नियम के। तो यही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है सूक्ष्म मोटर कौशलस्य द फाइन मोटर स्किल विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। सूक्ष्म मोटर कौशल देखिए क्या होता है, जब आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, देखिए सूक्ष्म मतलब ही तो होता है छोटा, जिसमें आपके शरीर का कोई एक हिस्सा ही काम कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेखनम, लेखनम में क्या होता है आपकी सिर्फ उंगलियां काम करती हैं। ठीक है, राइटिंग जिसको कहते हैं, और इसमें देखिए मेरी एक उंगलियां ही काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पूरा बॉडी से हम लिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी एक उंगली है, एक हाथ है, उसी से हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सिर्फ बॉडी का एक पार्ट, माने कि हाथ यूज़ हो रहा है या उंगलियां यूज़ हो रही हैं, तो इसी को कहते हैं फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म मोटर कौशल। बाकी देखिए क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में तो पूरा शरीर का जोर लगाना पड़ता है। और हॉपिंग, हॉपिंग माने होता है कूदना या फुदकना, तो इसमें भी पूरा शरीर का जोर लगता है। फिर है पठनम, तो यहाँ पे तो शरीर का जोर नहीं लग रहा है लेकिन दिमाग का जोर लग रहा है, तो यहाँ पे तो कोई शारीरिक क्रिया नहीं हो रही है ना, मतलब कूदना या रस्सी कूदना या कुछ भी। तो इस तरीके से यहाँ सूक्ष्म मोटर कौशल अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिखने का स्किल, मतलब कि आप किसी शरीर के एक अंग का प्रयोग करके कोई काम कर रहे हैं। जैसे आप कढ़ाई बुनाई को भी इसी में ले सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई बुनाई में भी हाथ का ही यूज़ किया जाता है। पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिकवादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। अगर आपको अपने क्लास में बहुभाषिकता प्रदर्शित करवानी है, माने कि आपके क्लास में बहुत सारे तरीके के भाषावादी मतलब बच्चे हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे कि आपके क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म माने कि बहुभाषिकता बढ़े। ठीक है, तो आप करवाएंगे यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए स्व भाषया शाका नाम नामानी लिखत, मतलब कि अगर कोई बच्चा गुजराती है, अगर कोई बच्चा पंजाबी है, तो उसको उसकी भाषा में कहेंगे कि बेटा तुम अपने अपने नाम लिखो, ताकि अब देखिए पंजाबी में कुछ किस तरीके से लिखाएगा, बांग्ला में दूसरी तरीके से लिखाता है, हिंदी में हम क को इस तरीके से लिखते हैं, इसी को हम गुजराती में दूसरे तरीके से, पंजाबी में दूसरे तरीके से, क को बांग्ला में दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब बच्चे अगर अपनी अपनी भाषा में बच्चे मतलब नाम वगैरह लिखेंगे तो बहुभाषिकता को वहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते, कह रहा है निम्नतर कक्षासु अंत्यानुप्रासिक
कविता नाम उपयोगः क्रियेत यतः। अगर छोटी कक्षाओं में कविताओं का उपयोग मतलब सस्वर नहीं करवाया जाता है, आपने सुना होगा, मतलब जो कविताएं छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं उनको बार बार वही एक ही चीज़ है सस्वर बोला जाता है, रटो रटो मतलब बोलते जाओ, बिल्कुल उनको याद करवा दिया जाता है ना। तो ऐसी अगर क्रियाएं करवा रहे हैं तो ये क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ताभि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषां भाषितुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। अगर किसी बच्चे की जैसे मान लीजिए इंग्लिश की कक्षा है, ठीक है, तो वहाँ पे पोएम्स को रटवाया जाता है। बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं उनको तो बिल्कुल उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, तो उनको बिल्कुल रटवाया जाता है। तो यही है, लक्ष्य भाषा को सीखने के उद्देश्य से उसको विद्यार्थियों को क्या करवाते हैं, उस कविता को रटवाते हैं या तो उसका जो राइमिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों की जो लक्ष्य भाषा को उद्देश्य मतलब कि उसको प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं वो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्नुवन्ति। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एका शिक्षिका कक्षायाम श्रवण संबंधी गतिविधिं करयितुं निश्चयं कृतवती। एक शिक्षिका है, वो सोच रही है कि हमारे क्लास में आज श्रवण से संबंधित माने सुनने से संबंधित कोई ऐसी मैं एक्टिविटी या गतिविधि करवाना चाहती हूँ। ठीक है, सा चर्चा रूपाणाम गतिविधिनाम योजनाम करोति। वो एक चर्चा रूप से मतलब कि डिस्कस करवाने का कुछ प्रोग्राम रखती है अपनी क्लास में। उसके बाद कांश्चनम गूढ़ प्रश्नान पृष्ठवा छात्रान श्रोतुम नियोजयति। कुछ गूढ़ प्रश्न थोड़ा सा पूछती है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस ना, उस तरीके से वो कहती है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ आप लोगों को श्रवण संबंधी जो गतिविधि होगी वो मैं करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मतलब कि बच्चों का लिसनिंग स्किल माने कि सुनने की जो कौशल होता है, वो सुनना जो कौशल होता है ना, भाषा के 4 कौशल होते हैं LSRW, तो उसी में से जो लिसनिंग स्किल है माने कि जो सुनने वाला कौशल है उसी को विकसित करवाने की कोशिश कर रही है कि मैं आपको पहले चर्चा में शामिल करूंगी, उसके बाद चर्चा में शामिल करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसका उत्तर आपको देना है। इसका मतलब कि जिसने अच्छे से सुना होगा उसका श्रवण कौशल विकसित होगा और वो अच्छे से उत्तर भी दे पाएगा। ठीक है, तो ये गतिविधि करवाने की कोशिश कर रही है। तेषाम रुचिम चर्चा च वर्धयति, इस तरीके से जो उसकी चर्चा है वो बढ़ती जाती है। एताः प्रस्तुतयः सन्ति, तो इसका देखिए ये क्या प्रस्तुत कर रहा है, तो ये कर रहा है फॉलो अप ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज़, माने कि श्रवणानंत गतिविधयः, मतलब कि सुनने के बाद की जो गतिविधि है, मतलब पहले चर्चा में शामिल हुए बच्चे, उसके बाद वो सुन रहे हैं कि मैडम क्या बोल रही हैं, उसके बाद वो जो उनके गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे है ना गूढ़ प्रश्नान पृष्ठवा, माने कि मैडम गूढ़ प्रश्न कुछ पूछ रही हैं तो उसके बाद बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी ये चीज़ डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञापनानां प्रयोग विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। अगर भाषा की कक्षा में मैडम क्या करवा रही हैं, विज्ञापन या चित्रों के माध्यम से कुछ मतलब कि प्रयोग करवा रही हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ये अधोलिखित ऑप्शंस हैं कौन सी उक्ति गलत है। यहाँ पे देखिए न लगा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा एग्जाम के मतलब एग्जाम के जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है एग्जाम, तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं न लिखा हो, अगर कहीं नास्ति लिखा हो, ठीक है, नास्ति मतलब भी होता है नहीं, तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि उनका जो श्रवण कौशल है वो इससे विकसित नहीं होगा। यहाँ नहीं पूछा है ना, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को दिखा रहे हैं, खाली मतलब विज्ञापन वगैरह है, खाली उस चीज़ को चित्र को दिखा रहे हैं, यहाँ चित्र लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, चित्र या विज्ञापन है, खाली उसको दिखा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का जो देखने का चीज़ है या समझने का तरीका है वो चीज़ आप विकसित करवा सकते हैं, लेकिन जो श्रवण कौशल है ना इसका विकसित या इस चीज़ को डेवलप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि उद्गामी साक्षरतास्तरे इमर्जेंट लिटरेसी स्टेज अपि लेखन वर्गे स्वक्रियते। तो इसमें इमर्जेंट लिटरेसी क्या होती है, मतलब इसमें क्या होता है, आप वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर मतलब कि यहाँ बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई साक्षर हो जाए, बिल्कुल साक्षर, ठीक है, मतलब वो इमर्जेंट लिटरेसी प्राप्त कर ले, मतलब वो वाक्यों को पढ़ना सीख ले। खाली आप अक्षर को पढ़ना सीखेंगे तो आप इमर्जेंट लिटरेसी नहीं प्राप्त करेंगे। अगर खाली आप शब्दों को पढ़ना सीखेंगे तो भी नहीं प्राप्त करेंगे, चित्रों को पढ़ना सीखेंगे तो भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर आप किसी वाक्य को पढ़ना सीख लिए ना, तो उस तरीके से आप एक इमर्जेंट रीडर बन जाएंगे, या जो लिटरेसी है आपकी इमर्जेंट वाली, तो वो आपके में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिक महत्वपूर्णम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्तालाप।
वार्तालाप माने इंटरैक्शन, ठीक है। अगर विद्यार्थियों को भाषा व्यवहार का आकलन करना है तो इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वार्तालाप। आपस में जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसको बढ़ावा देना चाहिए बच्चों में, ताकि वो जो अपनी व्यवहार की आकलन है, भाषा व्यवहार की, आपस में बातचीत के माध्यम से वो जान पाएँ कि हमारे विचार आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, माने कि हमारा जो बोलने का कौशल है या जो हमारी भाषा है वो सुदृढ़ हो रही है और अच्छी हो रही है, ठीक है। तो वार्तालाप एक मुख्य साधन है। तो ये सेशन अब एंड होता है। हमने कुछ 15 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।